बिफोर एनी रिसेशन प्राइवेट रियल एस्टेट बूम कर रहा होता है, बट एवरी टाइम पोस्ट रिसेशन रीट बीट्स द रिटर्न ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट क्लास. तो लास्ट माइलस्टोन की जो ट्रांच हमें मिली है कोई तकरीबन 3.5 अरब रुपए, वो दिसंबर में मिली है. तो इस वक्त फंड को इनसाइड द फंड डेवलपमेंट के पैसे की नीड नहीं है. जब ये नहीं है तो इससे आप कहें कि जी फिर आप क्यों लिस्ट कर रहे हैं. अब जब हम ये छोटा ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं तो बट फंड पूरा लिस्ट हो रहा है. और चूंकि इन्वेस्टर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के अलावा जो इन्वेस्टर है वो 61% होल्ड करते हैं, तो 61% फ्री फ्लोट होगा. दूसरा, इतनी छोटी लिस्टिंग का मकसद ये है कि एक लेवल की ट्रांसपेरेंसी इसमें ऐड करना और इसके बाद इसको एलिजिबल कर देना कि ये डाइवर्सिफाई हो सके इन्वेस्टमेंट. बिकॉज लिस्टिंग के बाद एलिजिबिलिटी आ जाती है, आप रिटायरमेंट फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है. और सबसे बड़ा पॉइंट ये जिसकी वजह से हम ये स्टेप लेके जा रहे हैं कि आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ सकते हैं, जिनका एक मेजर क्राइटेरिया होता है कि दे वांट अ लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट देयर मनी. 32 अरब का आज साइज है. दैट मीन्स जो आपकी ज़मीन है और जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वगैरह की कॉस्ट है वो एंटिसिपेट आप आज कर रहे हैं कि वो 32 अरब के आसपास. नहीं सानी साहब, हम इसको आज एंटिसिपेट नहीं कर रहे. ये जो आज की वैल्यू है, जो ज़मीन की वैल्यू है, जो उस पर डेवलपमेंट हो गई, जो उस पर अप्रूवल्स हो गई, जो मास्टर प्लानिंग हो गई, उसकी वैल्यू है. जितनी आगे अब कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होगी वो इसमें एड ऑन होगी. व्हाट इज दिस TPL REITs एंड REITs इज ऑल अबाउट एंड व्हाट इज दिस ट्रांजैक्शन होलिस्टिकली करेंगे? TPL REIT एक शरिया कंप्लाइंट इम्पैक्ट डेवलपमेंट फंड है. डे वन पे इसमें तमाम एसेट्स आज डेवलपमेंट फेज के अंदर हैं, बीट वन होशंग, बीट मैंग्रोव, बीट टेक्नोलॉजी पार्क. तो TPL प्रॉपर्टीज़ जो कि अगेन एक लिस्टेड कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे 2016 से, TPL ग्रुप की कंपनी है, अंडर TPL कॉर्प अम्ब्रेला आती है. वो इसमें वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है. जो हम काफ़ी अरसे से रियल इस्टेट में तो थे, हम अमंग फ्यू कंपनीज या फ्यू बिजनेसेस जो फॉर्मल रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर बिजनेस करते हैं. एंड TPL प्रॉपर्टीज़ हमारी लिस्टेड कंपनी थी, उसमें एक प्रोजेक्ट था सेंटर पॉइंट. तो फिर हमने 2021 में इसकी इब्तिदा की. 2021 के दिसंबर में हमने इस REIT फंड को इनकॉर्पोरेट किया और इनिशियली 3 इन्वेस्टमेंट्स हमने आइडेंटिफाई की. और इसका जो पहला फाइनेंशियल क्लोज हमने अचीव किया वो 6 महीने के बाद जून 2022 के अंदर अचीव किया, जहां हमने पहला प्राइवेट इन्वेस्टमेंट राउंड क्लोज किया इन बैंक्स के साथ जिन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को एंकर किया. पहले राउंड के अंदर हमने कोई 18.35 बिलियन रेस किए, जिसमें TPL प्रॉपर्टीज़ का एज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कंट्रीब्यूशन था कोई 7 अरब रुपए के करीब, और इन तमाम बैंक्स का था कोई 11.2 अरब के करीब इसमें कंट्रीब्यूशन. हमने 18.35 बिलियन रेस किया, ठीक है, स्ट्रेटेजिक और इनसे मिलके, और 18.35 बिलियन इस फंड में आया, जिससे हमने 3 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए. एक है वन होशंग, दूसरा है मैंग्रोव्स, तीसरा है आपका टेक्नोलॉजी पार्क. इट्स अ लीड गोल्ड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट एंड इसमें हम फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू ग्रे वाटर रिसाइकलिंग टू कंजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज एलिमेंट, इट्स डफटेलिंग, हम इन तमाम बातों का ख्याल रख रहे हैं. मैंग्रोव्स इज़ अ 40 एकड़ सस्टेनेबल मास्टर प्लान कम्युनिटी. गेटेड कम्युनिटी ऐसी बनाई जाए जहां लोगों को या तो ज़ीरो ट्रैवल करना पड़े अपने काम के लिए या कम से कम करना पड़े. तो अल्टीमेटली ये नेट कार्बन इम्पैक्ट को हमें रिड्यूस करना है. इफ़ वी आर नॉट एबल टू डू अचीव द नेट ज़ीरो, देन एटलीस्ट वील बी रिड्यूसिंग इट टू द कंसिडरेबल लेवल. गोइंग फॉरवर्ड ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें एक आम सरमायाकार के लिए क्या है? तो अगर ओवरऑल बात की जाए कि जी इस 13 मिलियन स्क्वायर फीट में से, तो मैं अगर बहुत मोटी आपसे बात करूं तो मिलियन से 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट ऐसा होगा कि जो यील्डिंग बेस के ऊपर रिटेन किया जाएगा, जिससे रेंटल इनकम आती रहेगी. बाकी जो पोर्शन है वो पूरा डेवलपमेंट है. जो एक आम सरमायाकार है इसमें इसके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है. व्हेन यू टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव, जो रियल इस्टेट सेगमेंट है उसने हमेशा बाकी अदर एसेट क्लासेस को बीट किया है. और रियल इस्टेट सेगमेंट सेक्टर के लिए पाकिस्तान में एक और बात भी मशहूर है कि जो प्रॉपर्टी का पैसा है वो कहीं जाता नहीं है, वो कभी कम नहीं होता, चाहे उसके ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इनिशियली शुरू हो, मिड टर्म में कम हो, पर लॉन्ग टर्म में ये एसेट क्लास सारे एसेट क्लासेस को बीट करती है.
वी डोंट वांट टू साउंड लाइक कि जो मार्केट में कुछ लोग समझते हैं राइटली और रॉन्गली कि 32 बिलियन की ट्रांजैक्शन 400-500 बिलियंस की हो जाती है। पाकिस्तान में हिस्ट्री रही है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। हमने देखा कि बहरिया ने एक दिन में 12 अरब रुपए रेज़ उस दिन किए जब एक लिस्टेड कंपनी को मसाइल थे, वो 2 दिन तक एक छोटी सी चंद सौ मिलियन नहीं रेस कर सकी। सो रियल इस्टेट सेक्टर हैज़ रियल पोटेंशियल और पाकिस्तान में दिस इज़ अ गेम चेंजर राइट आफ्टर 2021-22 ईयर चेंजेस जिसके अंदर काफ़ी सारी वो चीज़ें कर दी गई जो एट पार विथ रियल इस्टेट सेक्टर हैं ग्लोबली। सो गोइंग फॉरवर्ड गुड लक टू अली असगर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. Nazin, what is going to happen on the front of Pakistan Stock Exchange is this, that on May 2nd and 3rd, we are going to see an IPO from none else than the TPL REITs. उन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कंप्लीट कर लिया है और अब वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अव्वलीन फ़रोग़ के लिए अपने हिस्से जो हैं वो पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से होगा ये कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट कैप है उसमें कोई 32 अरब रुपए का इजाफ़ा होगा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे अली असगर हु हैपन टू बी द CEO ऑफ TPL REITs। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पहला शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक REITs फ़ंड है उसके खदोखाल क्या हैं, अक़राज़ व मक़ासिद क्या हैं, गोइंग फॉरवर्ड ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें एक आम सरमायाकार के लिए क्या है, अब तक का सफ़र कैसा है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे ग्रो किया, इस ट्रांजैक्शन को ग्रूम किया, सब समझेंगे अली असगर से। अली असगर, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सनी साहब। अली असगर, मैं चाहूँगा कि पहले आप थोड़ा सा बताएं कि व्हाट इज़ दिस TPL REITs एंड REITs इज़ ऑल अबाउट एंड व्हाट इज़ दिस ट्रांजैक्शन होलिस्टिकली, फिर हम इसकी तफसील में भी आपके साथ बातचीत करेंगे। TPL REIT एक शरिया कंप्लाइंट इम्पैक्ट डेवलपमेंट फ़ंड है। जब हम बात करते हैं इम्पैक्ट डेवलपमेंट फ़ंड तो जो कोई एसेट या पोर्टफोलियो, अगर मैं थोड़ी सी फाइनेंशियल ज़बान में बात करूं तो इसमें ऐड किया जाएगा, इट विल बी ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द सस्टेनेबिलिटी दैट इज़ एट द कोर। जो जिस भी हम एसेट की बात करेंगे आज है, फ्यूचर में इसमें ऐड होगा और जिस तरह भी डेवलप होगा तो इन प्रिंसिपल्स पे डेवलप होगा। TPL REIT अब दूसरे पैराए में अगर हम देखें कि कौन है इसके पीछे क्या है, तो TPL प्रॉपर्टीज़ जो कि अगेन एक लिस्टेड कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे 2016 से, TPL ग्रुप की कंपनी है, अंडर TPL कॉर्प अम्ब्रेला आती है। वो इसमें वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है, 40% हिस्से ओन करते हैं। और दूसरे जो इसके इन्वेस्टर्स हैं TPL प्रॉपर्टीज़ के साथ, जिन्होंने पहले राउंड के अंदर, जो कि एक प्राइवेट राउंड था, इस इन्वेस्टमेंट को एंकर किया, वो पाकिस्तान के लीडिंग कमर्शियल बैंक्स हैं। वो 8 लीडिंग कमर्शियल बैंक्स हैं, फ्रॉम हबीब बैंक टू नेशनल बैंक टू बैंक ऑफ पंजाब, बैंक अल्फला, अस्करी बैंक, सुनहरी बैंक, बैंक अल हबीब एंड हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक। राइट। सो जो फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट था उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बताएं कि वो कब कंप्लीट हुआ और उसकी जो सक्सेस है और उसके पैरामीटर कैसे रहे, एक्सपीरियंस कैसा रहा, वी वुड वांट यू टू काइंडली एक्सप्लेन दैट। इसमें सानी साहब, पाकिस्तान में काफ़ी, आप समझें 1 दिहाई से ज़्यादा से कोशिश हो रही थी कि रियल इस्टेट सेक्टर को एक फॉर्मलाइज सेक्टर के अंदर लाया जाए, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट को। तो इसके सिलसिले में कुछ 2008 में रेगुलेशंस पहली दफ़ा आए रीट के, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मैं एक वजाहत करता चलूँ, बट उसके बाद भी कुछ इतनी रीट्स आ नहीं पाई ड्यू टू रेगुलेशंस थोड़े से नए थे और इतना आप समझे कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस उसमें अभी एम्बेडेड नहीं थी, तो इतनी मेच्योर नहीं थे। तो फिर एक ट्रांजैक्शन सबसे पहले आरिफ हबीब ने इब्तिदा की इसकी 2015 में, फिर थोड़ा सा एक गैप आया, कुछ इसमें टैक्स के साथ अलाइनमेंट नहीं थी इसकी रेगुलेशंस की, जिस पे बाद में दोबारा काम किया गया रेगुलेटर की जानिब से तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के। तो दोबारा जो 2021 में इन रेगुलेशन से जो शेप इख्तियार किया, दैट वाज रीजनेबली अट्रैक्टिव कि अब इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर पैसा आ सकता है या अब इस रियल इस्टेट को, बिज़नेस को इसमें स्ट्रक्चर किया जा सकता है।
تو اس وقت ہم نے بھی ایک اس میں پھر اسٹیپ لیا جو ہم کافی عرصے سے ریئل اسٹیٹ میں تو تھے. ہم امنگ فیو کمپنیز یا فیو بزنسز جو فارمل ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر بزنس کرتے ہیں. اینڈ ٹیپل پراپرٹیز ہمارے لسٹڈ کمپنی تھی, اس میں ایک پروجیکٹ تھا سینٹر پوائنٹ. تو پھر ہم نے 2021 میں اس کی ابتدا کی. 2021 کے دسمبر میں ہم نے اس ریٹ فنڈ کو انکارپوریٹ کیا اور انیشلی 3 انویسٹمنٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کی. اور اس کا جو پہلا فائنینشیل کلوز ہم نے اچیو کیا وہ 6 مہینے کے بعد جون 2022 کے اندر اچیو کیا, جہاں ہم نے پہلا پرائیویٹ انویسٹمنٹ راؤنڈ کلوز کیا ان بینکس کے ساتھ جنہوں نے اس انویسٹمنٹ کو اینکر کیا. پہلے راؤنڈ کے اندر ہم نے کوئی 18.35 بلین ریز کیے, جس میں ٹی پی ایل پراپرٹیز کا ایز اے اسٹریٹجک انویسٹر کنٹریبیوشن تھا کوئی 7 ارب روپے کے قریب, اور ان تمام بینکس کا تھا کوئی 11.2 ارب کے قریب اس میں کنٹریبیوشن. سو جو علی اصغر بات کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ اس کو میں تھوڑا سا اور اس میں ویلیو ایڈیشن کر دوں کہ 2021 میں جو بہت بڑی یوزول چیز جو ریگولیٹر کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھی, انہوں نے کی ہیڈس آف ٹو دم, کہ جب کوئی پراپرٹی ٹرسٹ میں آتی تھی تو اس کو وہ ٹیکس اٹریکٹ کرتی تھی, وہ ٹیکس اٹریکٹ کرنے والی جو چیز تھی وہ چیز ختم کر دی گئی. بیکاز آف دیٹ وی سو ہیوج انٹرسٹ فرام دا پلیئرس. ڈاکیومنٹیشن کی طرف ایک مستحسن قدم تھا. ہم نے دیکھا کہ آل آف سڈن ایک دم جو 2-4 کمپنیز بھی نہیں ہوتی تھی, ریٹس اسٹرکچر میں کوئی 2 درجن سے زیادہ پلیئرس آنے کو تیار ہو گئے. اینڈ وی سی اے نمبر آف ٹرانزیکشن جس پہ ابھی مارکیٹ میں بھی کام ہو رہا ہے, اس میں بہت انٹرسٹ ہے. اور ایک مارکیٹ میں ہیئر سے بھی ہے کہ جس طرح کی سچویشن اس وقت ہے اور جس طرح کہ صورتحال میں گورنمنٹ کو اس سال کا بجٹ دینا ہے, گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ وہ ریٹس ریلیٹڈ کوئی ایمنیسٹی اسکیم دے, اور اس کے اوپر کسی حد تک ہماری سورسز کہتی ہیں کہ کام بھی ہو رہا ہے. اف دیٹ ہیپنس تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2021 جیسا بوم جو ہے ایک دفعہ پھر سے ون کین ایکسپیکٹ. یہ فرمائیے گا علی اصغر کہ یہ جو سرمایہ آپ ریز کرنے جا رہے ہیں اس میں سے کتنا سرمایہ کب کہاں استعمال ہوگا, اور یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ جو اس وقت اس میں 8 یونٹ ہولڈرز ہیں, 90 آپ خود ہیں, تو یہ آپ کچھ رقم اپنے پاس بھی لے جائیں گے اور پروجیکٹ میں کتنی لگائیں گے اور کب لگائیں گے, یہ پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیں. اچھا, اس میں بہت اچھا ثانی صاحب سوال ہے. اس میں مجھے تھوڑا سا میں آپ سے کہوں گا کہ مجھے وقت دیجیے گا, کوشش کروں گا دریا کو کوزے میں بند کرنے کی. دیکھیں اس میں جو تھوڑا سا اس واپس سے ایک اسٹیپ پیچھے لے کے میں چلتا ہوں کہ ہم نے 18.35 بلین ریز کیا, ٹھیک ہے, اسٹریٹجک اور ان سے مل کے, اور 18.35 بلین اس فنڈ میں آیا جس سے ہم نے 3 پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے. ایک ہے ون ہوشینگ, دوسرا ہے مینگرووز, تیسرا ہے آپ کا ٹیکنالوجی پارک. یہاں تھوڑا سا بتاتے جائیں when you say ون ہوشینگ it is residential. سو ون ہوشینگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک پریمیم ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ پروجیکٹ ہے ود اسمال پورشن ڈیڈیکیٹڈ ٹورڈز ریٹیل ایٹ دا گراؤنڈ لیول, اینڈ دین اٹس گوئنگ ابو گراؤنڈ پلس 37 اور جو اپارٹمنٹس ہیں, اینڈ ود آل امینٹیز اینڈ پارکنگ امبیڈیڈ انٹو دس پرٹیکولر پروجیکٹ. اور اس کے اندر جیسے سسٹینیبلٹی کا میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا, اٹس اے لیڈ گولڈ سرٹیفائڈ پروجیکٹ. اینڈ اس میں ہم فرام انرجی کنزرویشن ٹو رین واٹر ہارویسٹنگ ٹو گرے واٹر ریسائکلنگ ٹو کنزرویشن آف دا ہیریٹیج ایلیمنٹ, اٹس ڈف ٹیلنگ, ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھ رہے ہیں. ایک یہ چیز ہو گئی. تو اس کے اندر آپ سمجھے کوئی فرام 18.35 کوئی اراؤنڈ, میں ایک موٹی بات کر رہا ہوں کہ جی 3 ارب روپے کا سرمایہ اس کی طرف ڈیڈیکیٹ ہو گیا. پھر ہم آتے ہیں دوسرے پروجیکٹ پہ جو کہ جس کا نام ہم نے دیا مینگرووز. مینگرووز از اے 40 ایکر سسٹینیبل ماسٹر پلان کمیونٹی. اس طرح کی چیز ایک سٹی سینٹر کے اندر, کراچی کے اندر ہم سمجھتے ہیں مسنگ ہے. کمیونٹیز تو ہمارے پاس کافی ہیں, آؤٹ اسکرٹس پہ بھی ہیں, بٹ کراچی کے اندر اتنی بڑی جگہ. یہ کوئی تقریباً آپ سمجھیں کہ اس پروجیکٹ کا آبجیکٹیو کیا ہے کہ ایک گیٹڈ کمیونٹی ایسی بنائی جائے جہاں لوگوں کو یا تو زیرو ٹریول کرنا پڑے اپنے کام کے لیے یا کم سے کم کرنا پڑے. تو الٹیمیٹلی یہ نیٹ کاربن امپیکٹ کو ہمیں ریڈیوس کرنا ہے. if we are not able to achieve the net zero, then at least we'll be reducing it to the considerable level.
تو اس میں ہر چیز آپ کو اس گیٹڈ کمیونٹی کے اندر مل جائے، بیٹ کمرشل اسپیس از دیئر، ریزیڈینشیل اسپیس از دیئر، ایمینٹیز از دیئر، اینڈ اس کے ساتھ ہی ہم ایک پورا ایجوکیشن فیسلٹیز ول بی دیئر، اور اس کے ساتھ کا جتنا ایریا ہے کہ جو ایک بیوٹیفلی مینگرووز ہیں اس کو ہم کنزرو کر رہے ہیں تھرو ایک CSR ایکٹیویٹی کہ ہم بایو ڈائیورسٹی پارک ہم نے ڈیولپ کر دیا. اچھا یہ جو پروجیکٹ ہے جب 40 ایکڑ کی میں بات کرتا ہوں تو اگر میرے پورے فنڈ کا اس وقت کے آئیڈینٹیفائڈ 3 پروجیکٹس کا ڈیولپمنٹ پوٹینشیل ہے 13 ملین اسکوائر فٹ، تو اس میں اس اکیلے کا کنٹریبیوشن ہے 12 ملین اسکوائر فٹ. سو دیٹس ہولڈنگ اے ہیوی ویٹیج. دین پھر اس کے اندر ریزی کا ویٹیج سب سے زیادہ ہے، اور یہ ریزی ٹارگیٹ ہو رہا ہے ہوشینگ، جیسے ہم نے کہا نا ایک سپر پرائم ایک سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کر رہا ہے. بٹ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں، یہ جو 12 ملین اسکوائر فٹ ہے جس میں کوئی 3000 کے قریب اپارٹمنٹس ہوں گے، یہ آپ کی جو آج ریزیڈینشیل کا یا رہائش کا ایک مسئلہ ہے یا جو ایک گیپ ہے اس کو ایڈریس کرنے میں بہت بڑی مدد ملے گی کراچی کو، اس پرٹیکولر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو، جہاں مڈ اینڈ پہ بیسٹ ان کلاس پروفیشنلس کو جو ہماری ٹارگیٹ مارکیٹ ہوگی، جن کی ہم یہ ہاؤسنگ نیڈ کو ایڈریس کریں گے. اس کے اندر ثانی صاحب جو میجورٹی جو پیسہ گیا ہے تو تقریباً کوئی میں موٹی بات کروں کوئی 10 سے 11 ارب روپے اس پروجیکٹ کی طرف ڈیڈیکیٹ ہوئے، انکلوڈنگ لینڈ ایکویزیشن اور جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی. پھر وہ کیسے ہوگی ہم اس کو سیکنڈ میں ایڈریس کرتے ہیں، اس کے رسک مینجمنٹ اور کیسے ڈیولپمنٹ کو ایڈریس کریں گے. تیسرا جو ہے وہ ایک زمین ہے، اگین آپ KPT انٹرچینج کے ساتھ ہی کوئی لیس دین اے منٹ ڈرائیو کورنگی کے ایریا میں انڈسٹریل پارک ہے جس کو ہم ٹیک پارک کہتے ہیں، TPL ٹیکنالوجی زون ہم نے اس کو نام دیا اس پروجیکٹ کو. یہ کوئی 2.5 ایکڑ کی زمین ہے اور اس پہ کوئی تقریباً 6 لاکھ اسکوائر فٹ کا بلٹ اپ پوٹینشیل ہے. 3 انٹر کنیکٹڈ ٹاور ہم کر رہے ہیں. یہ اگین بسائڈس دیکھیں کمرشل آبجیکٹیوز تو ہیں، یہ کیا چیز ایڈریس کرنے میں مدد دے گی سوسائٹی کو، اگین سسٹینیبلٹی کے پرنسپلس پہ ڈیزائن ہوا ہے. یہ ایک ایکو سسٹم بلڈ کرنے میں مدد کرے گی فار اے ٹیک انڈسٹری، فار اینی بزنس ہو ہیز این ٹیک DNA in it. اس کے لیے یہ کنڈیوسو ایکو سسٹم انوائرمنٹ ہوگا اینڈ الٹیمیٹلی اٹ ول ڈیفینیٹلی کنٹریبیوٹ ان بوسٹنگ آر IT ایکسپورٹ. اس میں کتنی اماؤنٹ آپ اس میں کوئی تقریباً آپ سمجھیں کہ کوئی 2.5 سے 3 ارب اس میں بھی گیا ہے. اوور آل یہ آخری نقطہ یہ بتا دیں بیفور وی گو ٹو دی بریک، جو آپ ایگزسٹنگ یونٹ ہولڈرس ہیں وہ کتنا کچھ پیسہ واپس لے جا رہے ہیں؟ اچھا یہ اس جو ہم کر رہے ہیں نا کہ ایک اب سوال آتا ہے اسی، دیکھیں اس کو میں اس طرح ایڈریس کروں گا، وائی لسٹنگ اینڈ کیوں ہم آفر فور سیل کر رہے ہیں. تو اب بات چیت کا سلسلہ یہیں سے ناظرین جاری کریں گے، بٹ رائٹ آفٹر شارٹ بریک. لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے علی اصغر نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ یہ جو پیسہ ریز کیا جا رہا ہے یہ کہاں کہاں استعمال ہوگا. اس میں ایک پورشن رہتا تھا، علی اصغر سے میں کہوں گا کہ وہ اس کو کمپلیٹ کریں کہ جو ایگزسٹنگ یونٹ ہولڈرس ہیں وہ بھی کچھ پیسہ ریز کر رہے ہیں، واپس لے کے جانے نہیں جا رہے. اچھا اس میں جو یہ ٹرانزیکشن ہم نے انویزاج کی ہے نا، دس از آفر فور سیل اینڈ اٹس ناٹ ایشوئنس آف ڈیو شیئر. دیکھیں ہم نے ریسنٹلی 2022 میں اس کا فائنینشیل کلوز اچیو کیا، اور یہ جو 18.35 میں 11.25 بلین کی کنٹریبیوشن ہمارے انویسٹرز آئی، جو بینکنگ سیکٹر کے ہمارے ایکویٹی انویسٹرز ہیں، وہ 3 ٹرانچز میں آئی بیسڈ آن سرٹن مائل اسٹون. تو لاسٹ مائل اسٹون کی جو ٹرانچ ہمیں ملی ہے کوئی تقریباً 3.5 ارب روپے، وہ دسمبر میں ملی ہے. تو اس وقت فنڈ کو ان سائڈ دا فنڈ ڈیولپمنٹ کے پیسے کی نیڈ نہیں ہے. جب یہ نہیں ہے تو اس سے آپ کہیں کہ جی پھر آپ کیوں لسٹ کر رہے ہیں، اور اسی لیے یہ چیز ڈرائیو کر رہی ہے کہ ہم کوئی بڑی لسٹنگ پہ، بڑے اماؤنٹ کی لسٹنگ پہ نہیں جا رہے ہیں، ہم 800 ملین پہ جا رہے ہیں. دیٹ ٹو ہیز بین بروکن انٹو بیس آفر آف 400 ملین اینڈ گرین شو آفر آف 396 ملین 397 ملین ٹو بی ایگزیکٹ. تو 800 ملین کا موٹی اگر ہم بات کریں تو 400 پلس 400 ایٹ میکس. اچھا یہ ہم کر رہے ہیں آفر فور سیل کے تھرو. تو اس میں ہو کیا رہا ہے کہ تمام انویسٹر انکلوڈنگ TPL پراپرٹیز پروپورشنیٹلی اپنا پورشن آفر کر رہے ہیں سیل کرنے کے لیے. How much is that? اب یہ ہے سر، اگر بیس آفر پہ بات کریں تو 1.25% ہے فنڈ سائز کا،
जो आज 32 अरब का फंड है, ठीक है। और अगर ग्रीन शू सब्सक्राइब होता है तो कोई 2.5% है ओवरऑल साइज का सो फंड अली की। असगर, नाजरीन के लिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जो 32 अरब का आज साइज़ है, दैट मीन्स जो आपकी ज़मीन है और जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वगैरह की कॉस्ट है, वो एंटिसिपेट आप आज कर रहे हैं कि वो 32 अरब के आसपास? नहीं सानी साहब, हम इसको आज एंटिसिपेट नहीं करें। नहीं ये कर- जो आज की वैल्यू है, जो ज़मीन की वैल्यू है, जो उस पर डेवलपमेंट हो गई, जो उस पर अप्रूवल्स हो गई, जो मास्टर प्लानिंग हो गई, उसकी वैल्यू है। जितनी Okay. आगे अब कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होगी वो इसमें एड ऑन होगी Right. वैल्यू। अच्छा, एक मैं थोड़ी सी सिर्फ वजाहत इतनी करता चलूँ कि अब जब हम ये छोटा ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं तो बट फंड पूरा लिस्ट हो रहा है। Yeah. और चूंकि इन्वेस्टर, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के अलावा जो इन्वेस्टर हैं वो 61% होल्ड करते हैं, तो 61% फ्री फ्लोट होगा। Right. दूसरा, इतनी छोटी लिस्टिंग का मकसद ये है कि एक लेवल की ट्रांसपेरेंसी इसमें ऐड करना और इसके बाद इसको एलिजिबल कर देना कि ये डाइवर्सिफाई हो सके इन्वेस्टमेंट, बिकॉज लिस्टिंग के बाद एलिजिबिलिटी आ जाती है। आपके रिटायरमेंट फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कर सकती हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट ये जिसकी वजह से हम ये स्टेप लेके जा रहे हैं कि आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ सकते हैं, जिनका एक मेजर क्राइटेरिया होता है कि दे वांट अ लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट देयर मनी। बिल्कुल ठीक है, इट रियली मेक सेंस। अब ज़रा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पार्टिसिपेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक दो चीज़ों को आप अगर क्लैरिफाई कर देंगे तो नाज़रीन के लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि जो आपका साइज़ है प्रोजेक्ट का, ट्रांजैक्शन का, और जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें कितने परसेंट रेंटल रीट है, कितने परसेंट डेवलपमेंट रीट है, और फिर साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएं नाज़रीन को कि ये जो सरमाया और उसकी मैनेजमेंट है, ये बिल्कुल एक अलग साइंस है। जो कंस्ट्रक्शन है ये एक अलग साइंस है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एक अलग साइंस है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आप जा रहे हैं, हाउ डू यू मीट ऑल दीज चैलेंजेस? ज़रा अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में बताएं विथ अ फोकस ऑन कि डेवलपमेंट कितना है और रेंटल रेट कितना है। पहले मैं आपका डेवलपमेंट और रेंटल का सवाल आंसर करता हूँ, मैं इसको 3 हिस्सों में आंसर करूँगा सानी साहब। फिर हम बात कर लेते हैं कि हमारे रीट स्ट्रक्चर में क्या खूबी है और हम इसको किस तरह अप्रोच कर रहे हैं। देखें, पहली जो बात हो गई कि ये हाइब्रिड रीट है, इसमें डेवलपमेंट और उसका कितना पोर्शन है। डे 1 पे इसमें तमाम एसेट्स आज डेवलपमेंट फेज के अंदर हैं, बीट वन होशंग, बीट मैंग्रोव, बीट टेक्नोलॉजी पार्क। अब आ जाते हैं स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी पार्क में। लेट्स से मैं 6 लाख स्क्वायर फीट डेवलप कर रहा हूँ, जिसमें से कोई 3 लाख स्क्वायर फीट सेलेबल है, तो उसमें कोई हम तकरीबन आधा 50-60% हम सेल करेंगे और 30-40% रिटेन करेंगे एज अ यील्डिंग एसेट। तो वो फ्यूचर में, एक फोर्सिबल फ्यूचर में रेंटल इनकम कंट्रीब्यूट करेगा। इसी तरह उसमें अगर एक होटल है 40 की का बिजनेस होटल, वो एक यील्डिंग एसेट के तौर पे होगा और उसकी इनकम आती रहेगी। इसी तरह मैंग्रोव प्रोजेक्ट में जो कमर्शियल ऑफिस पार्ट है, उसके अंदर से भी कुछ पोर्शन रिटेन किया जाएगा एज अ यील्डिंग एसेट। तो अगर ओवरऑल बात की जाए कि जी इस 13 मिलियन स्क्वायर फीट में से, तो मैं अगर बहुत मोटी आपसे बात करूं तो मिलियन से 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट ऐसा होगा कि जो यील्डिंग बेस के ऊपर रिटेन किया जाएगा, जिससे रेंटल इनकम आती रहेगी। बाकी जो पोर्शन है वो पूरा डेवलपमेंट है, जो एक ऑफ प्लान सेल पे बेचा जाएगा। वी कैन से 5%, यू कैन से 5 to 10%, 5 to 10%। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर ये आज इन 3 प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। फंड परपेचुअल है, राइट इशू करके फंड जितने चाहे वो इतनी इन्वेस्टमेंट्स ऐड कर सकता है फ्यूचर में। वो जो मिक्स आएगा, डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमने अपने ऑफरिंग डॉक्यूमेंट के अंदर दी हुई है, जो उसमें क्राइटेरिया पे क्वालिफाई होगी चीज़, तो वो आती जाएगी। उसमें डेफिनेटली ये मिक्स चेंज हो सकता है रेंटल एंड डेवलपमेंट का। ये हो गया सर पहले सवाल का जवाब। दूसरा, देखिए रीट स्ट्रक्चर की एक खूबी ये है, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी उसी लाइंस पे डिज़ाइन हुआ है, रेगुलेशंस एंड सब चीज़ें, कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को नलीफाई करता है। तो इससे मेरी मुराद क्या है कि देखें, एक फंड है इंडिपेंडेंटली ट्रस्ट, उस ट्रस्ट को ट्रस्टी ओन करता है, जितना एसेट बेस है एसपीवी की शेप में हो या डायरेक्ट प्रॉपर्टी की शेप में हो, ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर और इन द बेनिफिशियल, फॉर द बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। तो ये चीज़ ओनरशिप एक जगह पार्क हो गई। फिर आप इसको मैनेज एक इंडिपेंडेंट लाइसेंस फर्म करती है, जो टीपीएल आरएमसी है, जो इस केस के अंदर हम है, टीपीएल आरएमसी। तो हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इन्वेस्टमेंट के साथ। वी आर एन इंडिपेंडेंट एससीसीपी लाइसेंस फर्म जो इसको प्रोफेशनली मैनेज कर रहे हैं। अब उस प्रोफेशनली मैनेज करने में भी जो मोटे मोटे कंपोनेंट्स हैं, उनको उन्होंने
डिफरेंट लाइसेंस्ड पार्टीज में डिवाइड किया है. सबसे की कंपोनेंट, अगर डेवलपमेंट फेज है तो डेवलपमेंट एडवाइजर होगा, और रेंटल रीट है तो प्रॉपर्टी मैनेजर होगा. अब डेवलपमेंट एडवाइजर इन्होंने अगेन विद सर्टेन क्वालिफिकेशन एंड लाइसेंसेस अलग कर दिया. वो अपॉइंट टीपीएल आरएमसी करेगी, बट वो एक अलग एंटिटी है. उसकी पूरी टीम है, प्रोफेशनल इंजीनियरिंग टीम है, और वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है कि जी कैसे ये डेवलप होगा, मैनेज होगा और सेल होगा. फिर हर रिपोर्टिंग पीरियड के ऊपर जब आरएमसी ने रिपोर्ट करना है अपने फाइनेंशियल्स को, जिसमें की कंपोनेंट इन एसेट्स की वैल्यूएशन है, तो एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट लाइसेंस्ड वैल्यूअर अप्रूव्ड बाय पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन, पीपी अप्रूव्ड वैल्यूअर, उसको वैल्यू करके रिपोर्ट देगा, जो पार्ट बनेगी इस पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पैक का. फिर जी एक रेटिंग एजेंसी इसको रेट करेगी फॉर द क्रेडिट वर्दीनेस, फॉर द प्रोजेक्ट ग्रेडिंग. वो अगेन एक इंडिपेंडेंट लाइसेंस पार्टी है. तो जब ये प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इसमें हुई भी हैं, तो एक होता है ना कि नथिंग कैन गो रॉन्ग, और देयर इज एम्पल ट्रांसपेरेंसी एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, हु विल डू व्हाट, एंड एक्सपर्ट्स आर डूइंग देयर जॉब इनटू देयर कैटेगरीज. फिर एक इसमें बहुत अच्छा एम्बेडेड मैकेनिज्म है. एक देखिए, रियल एस्टेट के साथ एक रिस्क क्या एसोसिएट होता है कि जी पैसे ले लिए डेवलपर ने, अब वो डेवलप होगा या नहीं होगा, एक रिस्क हमेशा लूम करता रहता है. तो एंड यूज़र के जहन में एक ये स्ट्रेस रहता है. इसमें अगर हमने टीपीएल आरएमसी ने पैसे रेस किए, सानी साहब ने अपार्टमेंट बुक किया, वो पैसे आए रीट के अंदर, तो उसका गार्डियन और कस्टोडियन ट्रस्टी है. अब टीपीएल आरएमसी ने जितना स्पेंड करना है उस पैसे में से, वो डेवलपमेंट पे ही स्पेंड हो सकता है, क्योंकि वो अप्रूव होता है रीट अकाउंटेंट से, पेमेंट बिफोर वी राइट एनी चेक, एंड ट्रस्टी से. इन दोनों से अप्रूव होता है तो वो चेक मतलब पेमेंट हो सकती है. And REIT accountant is a separate entity. REIT accountant is again a QCR rated chartered accountant firm. Right. Independent to be appointed by trustee. No role with TPL RMC. Right. ठीक है ना. तो ये एक अगेन दो शील्ड्स आ गए. तो इसको इन जनरली इन समरी एस्क्रो मैकेनिज्म कहते हैं. तो ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी विम्स एंड विशेस के ऊपर एज अ डेवलपर या एज अ आरएमसी में पैसे उठा के कहीं और खर्च कर दूं, कोई दूसरा प्रोजेक्ट में लगा दूं, कोई तीसरा काम कर लूं. ये नहीं हो सकता. और ओवरऑल इस पूरी चीज़ को जो बाइंड करता है डॉक्यूमेंट, ट्रस्ट डीड और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडा, विच इज़ अ बाइबल ऑफ दिस स्ट्रक्चर. ये हो गई सर एक बात. लास्ट हम इसको, इस पूरे चीज़ को हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं. टीपीएल एक प्रोफाइल लोगों के सामने है. 2 डेकेड का हमारा बिजनेस जर्नी है, फ्रॉम द टेक टू द इंश्योरेंस टू द मैप टू द प्रॉपर्टी. सक्सेसफुल एक हमने प्रोजेक्ट सेंटर पॉइंट डिलीवर करके दिखाया इस शहर में, एग्जिट करके दिखाया एट डबल द प्रॉफिट. वो हमारा बैकग्राउंड है. फिर एज अ लाइसेंस फंड मैनेजर पूरी हमारी इंडिपेंडेंट टीम है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं टीपीएल आरएमसी के. एज पर लॉ 1/3 आपने इंडिपेंडेंट रखना है. इन आवर केस आवर कंप्लीट बोर्ड इज इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट फॉर द वन इंडिविजुअल हु इज रिप्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स इंटरेस्ट टीपीएल प्रॉपर्टीज. तो पूरा बोर्ड इंडिपेंडेंट है. इसमें 2 फॉरेन डायरेक्टर्स हैं जो इस रिस्क मैनेजमेंट और रियल एस्टेट फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, एक्नॉलेज प्रोफेशनल्स हैं. अगले सेगमेंट में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे. मैं चाहूँगा कि 2 चीज़ों को अगर आप क्लियरली हमारे लिए बता दें. एक तो ये कि जो एस्क्रो अकाउंट के जो मैनेजिंग बैंक हैं वो इन 8 बैंकों में से एक हैं जो यूनिट होल्डर्स हैं, और दूसरा पैक्रा की लास्ट रेटिंग आपके लिए कब हुई और वो क्या रही. एवरी 6 मंथ पैक्रा रेटिंग हमारी रिव्यू करता है, और फंड की रेटिंग आज RFR 3+ है. राइट. एंड आरएमसी की जो फंड मैनेजर की रेटिंग है वो RMC 3+ है. इस वक्त हमारी एवरी 6 मंथ्स ये रिव्यू होती है. और एस्क्रो में जो मतलब अकाउंट्स हैं इन फंड के, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इन्हीं 8 में से हो, बट यूजली वो इन्हीं में से हैं. लाइक्स ऑफ बैंक अल्फला, हबीब बैंक एंड बैंक अल हबीब, दीज आर आवर मेजर बैंकर्स. आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे, बट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. नाज़रीन, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में अली असगर ने तफसील के साथ बताया कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से मार्केट में दे हैव बीन एबल टू सिक्योर गुड फंडिंग इन द पास्ट, एंड गोइंग फॉरवर्ड
وہ کون سے کنٹرولز چیکس اینڈ بیلنسز ہیں جس کی بدولت ایک سرمایہ کار جو ہے وہ محفوظ تصور کر سکتا ہے اپنے سرمایہ کو بھی اور اپنے انویسٹمنٹ ڈیسیشن کو بھی. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک بہت بڑا پاکستان کا چیلنج ہے دیٹ از فارنرس پارٹیسپیشن، فارن انویسٹمنٹ، ایف ڈی آئی، ایف پی آئی. سو پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ سیگمنٹ ہے، سیکٹر ہے، محتاط اندازہ کے مطابق کم سے کم 92 ٹریلین روپیز جو ہیں وہ پوٹینشلی پارکڈ ہیں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ میں. یہاں اگر ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، یہاں اگر کوئی لیڈنگ رول کے ساتھ آتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے ایک اچھا مستحسن قدم جو ہے وہ اٹھا رہا ہے اور اس کو سب کو ویلکم کرنا چاہیے. علی اصغر، ہم چاہیں گے کہ جو فورن پارٹیسپیشن ہے اس سے متعلق ڈو یو ہیو اے پلان، اینڈ اف یو ور ٹو لک ایٹ یور مینجمنٹ، یور بورڈ، do you have foreigners participation, engagement, assessment and involvement, and what are your plans for engagement of foreigners? ثانی صاحب، ایک سب سے بڑی ایک چیز ہے، میں اس پہ آتا ہوں کہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں کہ کنسسٹنسی آف پالیسی از اے کی ٹو دا سکسیس آف اینی سیکٹر. اٹ از اے کی فار اینی لانگ ٹرم گروتھ. ٹھیک ہے نا، کسی بھی سیکٹر میں ہم بات کریں، اور جہاں پہ آپ کو زیادہ محنت کرنی ہے، فارملائزیشن بھی کرنی ہے اور فارن انویسٹمنٹ بھی لانا ہے اس اتنے بڑے سیکٹر میں، تو وہ کنسسٹنسی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ریگولیٹرس کو، کوئی بھی ریگولیٹر ہو، اس کو رکھنی پڑے گی، اینڈ گورنمنٹ کو اس چیز کو سپورٹ کرنا پڑے گا. اب فارن انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے دیکھیں، آپ کی گورننس، آپ کا اسٹرکچر ٹھیک ہو اور آپ کی ٹرانسپیرنسی ہو. لاز ہم نے بنا لیے، ریگولیشنس کر لیے، ایسٹ صحیح پک کر کے لیا ہے، ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک لیول جا کے اور اس پہ کام کیا کہ دیکھیں، فارنر کا ایک کمفرٹ ہوتا ہے کہ اگر اس کو فارن جورسڈکشن سے وہ انویسٹمنٹ چینلائز کرنے کے لیے اگر اسٹرکچر دیا جائے، تو ہم نے جا کے ابوظہبی گلوبل مارکیٹ میں ایک لائسنس لیا جو اسی ٹی پی ایل ریٹ مینجمنٹ کمپنی کی 100% سبسیڈری ہے، جو کہ ایک فنڈ مینیجر ہے، اور وہ فنڈ باہر انکارپوریٹ انہوں نے کیا، جس میں آج وہ اسٹرکچر موجود ہے. جیسے ہم لسٹ ہو جاتے ہیں اور جو ایک ہماری آج انیشیل انگیجمنٹس ہیں، پھر اس کو ہم تھوڑا بوسٹ اپ کریں گے، اس انگیجمنٹس کو بڑھائیں گے، تو وہ فارنرز مل کے 10 15 5 انسٹیٹیوشنس اس فنڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اور اس فنڈ کا مین اینڈ سول آبجیکٹیو ہی یہ ہوگا کہ وہ اس پاکستانی فنڈ میں انویسٹ کرے. ٹیکنیکل ٹرم میں اس کو ماسٹر فیڈر فنڈ اسٹرکچر کہتے ہیں کہ پاکستانی فنڈ ماسٹر فنڈ ہو گیا اور وہ فنڈ فیڈر فنڈ ہو گیا. اٹس اونلی دیئر بیکاز اٹ ول پول ان منی اینڈ انویسٹ ان ٹو ریٹ ہیئر. بٹ اس ڈیفینیٹلی فیڈر فنڈ کو انویسٹ کرنے کے لیے انویسٹمنٹ مینجمنٹ فرم چاہیے، جو جیسے میں نے کہا اس کا ہم نے لائسنس لے لیا. تو یہ چیز بھی ہم نے ان پلیس کر کے رکھی ہوئی ہے. وی آر جسٹ ویٹنگ فار دا اینڈ ٹیکنگ دا رائٹ اسٹیپس کہ جیسے ہی وہ ٹائم آئے تو وی جسٹ ایگزیکیوٹ اٹ. تو ایک اسٹیپ اس میں لسٹنگ ہو جائے گا، اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہمارے اکنامک ویریبلس رول پلے بالکل کریں گے. آپ کو ایکسچینج ریٹ کی ایک پریڈکٹیبل سرٹینٹی چاہیے ہوگی. نو ون از سیئنگ کہ جی بالکل ایک لیول پہ آ کے منجمد ہو جائیں، نہیں ہوں گے، بٹ ایک آپ پریڈکٹیبل رینج میں جب اس کو پریڈکٹ کر پائیں گے ایک ریزنیبل رینج کے اندر، تو ڈیفینیٹلی دیٹس ویئر دا فارن انویسٹمنٹ ول اسٹارٹ پورنگ ان. اور اس وقت آپ نے آپ اگر ریڈی ہیں اسٹرکچر وائز، ایسٹ وائز، اپنے انویسٹمنٹ پروپوزیشن وائز، تو ڈیفینیٹلی یو ول بی ون آف دا کی کنسیڈریشن فار دیم جیسے وہ یہاں آئیں گے، اور اس پہ ہم ڈیفینیٹلی کام کر رہے ہیں. What is your board composition? Do you have اچھا، اب foreigners? جب بورڈ کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں، آؤٹ آف 7 ڈائریکٹرس 6 آر انڈیپینڈنٹ اینڈ پروفیشنلس. آؤٹ آف دوز 6 2 آر فارن ڈائریکٹرس. ون از مسٹر عبدالوہاب الحلبی. ہی از ایکس سی آئی او میراث انویسٹمنٹس، سی ای او دبئی پراپرٹیز، and currently is managing as a MD at Embassy Capital, managing funds of Fardan Al Fardan family, so quite big. We have another director, Ms. Vanessa Fisk. She is risk management specialist, and in her last assignment she was Chief Operating Officer Standard Chartered Global. And now post her retirement she is serving on the various boards of the various banks at GCC. We have directors like Mr. Adnan Afaq. No, he doesn't need introduction as far as Pakistan is concerned. He was ex-MD Pakistan Credit Rating Agency and acknowledged professional in
in corporate finance and investment banking industry. Fantastic, तो इस तरह का composition है. फिर Right. investment committee जो हमारी है within the board, Yeah. again उसमें कोई sponsor representation नहीं है. It's all comprised of independent directors. तो वो फैसला करते हैं कि कौन सा asset acquire करना है, कौन सा sell करना है, कौन सा nurture करना है, कहाँ हमने अपनी investment strategy को अलाइन करना है, चेंज करना है. अली असगर, चूँकि वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहते हैं, हम चाहेंगे कि आप नाजरीन को हमारे प्लेटफॉर्म से अगर कोई मैसेज देना चाहें तो प्लेटफॉर्म हाजिर है. वी वुड वांट स्पेसिफिकली कि आप बताएं कि जो यूनिट की प्राइस है ऑफ़र कर रहे हैं वो क्या है, ट्रांजेक्शन का टोटल साइज़ क्या है, डेट्स क्या है, एंड हाउ डू आई फील सिक्योर in short and medium long term perspective when I do decide as to whether I need to invest or not. तो ट्रांजैक्शन साइज आज 800 मिलियन है, डिवाइड इनटू 44 मिलियन यूनिट्स, 17 रुपये 59 पैसे इसकी पर यूनिट प्राइस है, जो कि इसकी लास्ट सर्टिफाइड नैव है. हमने इसमें कोई प्रीमियम ऐड नहीं किया कि प्रीमियम टू नैव हम इसको लेके आ रहे हैं, हम इसको नैव के ऊपर लेके आ रहे हैं. नैव एक थर्ड पार्टी वैल्यूएशन से सर्टिफाइड है, रिपोर्टेड है, ऑडिटेड है. लॉन्ग टर्म व्यू में रियल एस्टेट प्ले के अंदर रीट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पूरी दुनिया में आज 6 डेकेड से एक कामयाबी के साथ चल रहा है कि अगर आपने रियल एस्टेट में फ्लेवर लेना है इन्वेस्टमेंट का, फ्रॉम 5,000 रुपीज़ टू अ मल्टी बिलियन रुपी. सो दिस इज़ अ टेस्टेड व्हीकल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड मैं यहाँ सिर्फ आपको हैरानगी होगी ये जान के कि मैं यूएस एंड यूरोप की बात नहीं कर रहा. जीसीसी के अंदर रीट ने काफ़ी पिछले कुछ सालों में टेकअप किया है. हैरानी होगी, हमने जब अपनी रिसर्च की तो सऊदी अरब के अंदर हमें कोई 18 लिस्टेड रीट्स मिली हैं, विच इज़ एन आई ओपनर कि किस तरह सेक्टर तरक्की कर रहा है. दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि बड़े मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है इस इन्वेस्टमेंट के. बिसाइड्स कमर्शियल एक हाउसिंग नीड एड्रेस हो रही है फ्रॉम द राइट डायरेक्शन. एम्बेडेड एस्क्रो मैकेनिज्म है, सिक्योरिटी है इन्वेस्टर के लिए बिकॉज एक रेगुलेटेड सेक्टर है जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स उसको मैनेज कर रहे हैं. सेकेंडली रीट का इंटरनेशनली में एक और पर्सपेक्टिव बताऊं कि रीट इंस्ट्रूमेंट ने हमने एक रिसर्च की फ्रॉम द यूएस साइड. एक एन ए रीट, एक नए रीट करके प्लेटफॉर्म है, उसने ये साबित किया कि बिफोर एनी रिसेशन प्राइवेट रियल एस्टेट बूम कर रहा होता है, बट एवरी टाइम पोस्ट रिसेशन रीट बीट्स द रिटर्न ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट क्लास एंड it has become the safest investment class for as far as the real estate is concerned. But Globally how about as well. your rental REIT से comparison, 22% के interest rate से comparison? सर देखिए 22% का इंटरेस्ट रेट जो है ना, इट इज़ देयर फॉर स्मॉल टाइम, शॉर्ट टाइम. अगर लॉन्ग टर्म आप एवरेज आउट करेंगे तो हमेशा आपका इक्विटी रिटर्न बीट करेगा आपके इंटरेस्ट रेट को, स्पेशली रियल एस्टेट रिटर्न आपके इंटरेस्ट रेट को बीट करेंगे. तो सिक्लिकल एक वो है. दूसरा सिर्फ मैं एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देता जाऊं. आज एक बहुत अच्छी रिसर्च मुझे एक बहुत अच्छे रिसर्च एनालिस्ट ने मुझे दी, मैं उनको बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान का एरिया जो है ओवरऑल दुनिया के एरिया का 0.6% है, बट हमारी आबादी दुनिया की आबादी की अराउंड 2.7 to 3% है. So that's where the potential lies. Every year we are adding 5.5 million individuals जिनकी हाउसिंग नीड है. तो ये मैं एक सेक्टर का पर्सपेक्टिव देना आपको चाह रहा हूँ कि that's where the growth lies. The double digit growth. Understood. अली असगर, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे अली असगर, जो कि सारे मामला आप देखते हैं TPL रीट्स के, रीट्स इंडस्ट्री के ये एक्सपर्ट हैं. ये जो ट्रांजैक्शन 2 मई और 3 मई को होने जा रही है, वी ट्राइड कवरिंग दिस ट्रांजैक्शन. हमने जो इसके खदोखाल को देखा वो ये है कि कोई 8-8.5% के आसपास 32 बिलियन के साइज़ की ये ट्रांजैक्शन है, जो एक आम सरमायाकार है. इसमें इसके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है. व्हेन यू टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव, जो रियल एस्टेट सेगमेंट है उसने हमेशा बाकी अदर एसेट क्लासेस को बीट किया है. और रियल एस्टेट सेगमेंट सेक्टर के लिए पाकिस्तान में एक और बात भी मशहूर है कि जो प्रॉपर्टी का पैसा है वो कहीं जाता नहीं है, वो कभी कम नहीं होता, चाहे उसके ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इनिशियली शुरू हो, मिड टर्म में कम हो, पर लॉन्ग टर्म में ये एसेट क्लास सारे एसेट क्लासेस को
बीट करती है। वी डोंट वांट टू साउंड लाइक कि जो मार्केट में कुछ लोग समझते हैं राइटली और रॉन्गली कि 30-32 बिलियन की ट्रांजैक्शन 400-500 बिलियंस की हो जाती है। पाकिस्तान में हिस्ट्री रही है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। हमने देखा कि बहरिया ने एक दिन में 12 अरब रुपए रेज उस दिन किए जब एक लिस्टेड कंपनी को मसाइल थे, वो 2 दिन तक एक छोटी सी चंद सौ मिलियन नहीं रेस कर सकी। सो रियल इस्टेट सेक्टर हैज़ रियल पोटेंशियल और पाकिस्तान में दिस इज़ अ गेम चेंजर राइट आफ्टर 2021-22 ईयर चेंजेस जिसके अंदर काफ़ी सारी वो चीज़ें कर दी गई जो एट पार विथ रियल इस्टेट सेक्टर हैं ग्लोबली। सो गोइंग फॉरवर्ड गुड लक टू अली असगर योर कंपनी, और सेकंड और थर्ड में को देखते हैं कैसा रिज़ल्ट रहता है, इसको फर्दर टेकअप करेंगे अगले प्रोग्राम में। नाज़रीन अपना ख्याल रखें, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।